नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। यह एक संवैधानिक बॉडी हैगी जो कि अनुच्छेद 315 के तहत आती है। इसके जो सारी डायमेंशन जैसे पृष्ठभूमि, इसका परिचय क्या है, सामान्य परिचय क्या है, इसकी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसकी शक्तियाँ क्या है ना, इनका महत्व क्या है, इन सारे जो पॉइंट होते हैं उनको सबको एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम पृष्ठभूमि से करते हुए आगे चलते हैं। जैसे कि 1793 की बात थी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है। इसके द्वारा न्याय और प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिर्फ भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभ में सिविल सेवकों की भर्ती सीओडी की सिफारिश पर होती थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऐसे वायसराय हुआ करते थे, कॉर्नवालिस हो गया, वेलेस्ली हो गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। हालांकि आखिर बाद में जाके बंद हो गया था। फिर 1806 की बात आती है। इंग्लैंड की हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1854 में मैकाले समिति गठित होती है 1893 के चार्टर अधिनियम के तहत में। तो इसने क्या कर दिया, मैकाले समिति ने प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की। अब बोला कि पहले डायरेक्टली हो जाता था, इसमें जो अपॉइंटमेंट होता था डायरेक्टली होता था, लेकिन क्या होने लगा, मैकाले समिति की अकॉर्डिंग प्रतियोगी परीक्षा होती, फिर उसके बाद में इनकी नियुक्तियाँ हो गई, ऐसा बोला गया था। 1855 आता है। लंदन में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ होता है। 1864 आता है। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सिविल सेवा पास की और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है। और उसके बाद में 1886 आता है। इसमें एचिसन आयोग बनता है लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो अनुबद्ध, और इसमें क्या हुआ था, एचिसन आयोग में अनुबद्ध और अनुबद्ध शब्द थे, उनको समाप्त कर दिया था। 3 भागों में सिविल सेवा का वर्गीकरण हो गया था, शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ। और आयु सीमा थी 23 वर्ष हो गई थी। अब आता है एचिसन जो आयोग है। एचिसन आयोग के बाद में इस्लिंगटन आयोग आता है 1912 में। ये क्या करता है, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा भारत में प्रतियोगी परीक्षा आयोजन। पहले इंग्लैंड में परीक्षा पास होती थी, जैसे भारतीयों को किसी को यदि IAS वगैरह बनना है, सिविल सेवक बनना है, तो उसको इंग्लैंड में जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन 1912 में इस्लिंगटन आयोग के माध्यम से भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की थी। फिर भारत शासन अधिनियम आता है 1919। तो सिविल सेवाओं को 2 भागों में वर्गीकरण कर देता है, एक अखिल भारतीय सेवाएं और एक केंद्रीय सेवाएं। तो अधिनियम की धारा 96C लोक सेवा, ये क्या बोलते हैं कि लोक सेवा होनी चाहिए। 1922 आता है। भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा, देखो इस्लिंगटन आयोग होता है 1912 में, वो भारत में सिविल सेवा का परीक्षा आयोजन करने के लिए सिफारिश करता है। उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 1922 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होता है और भारत में पद के लिए वृद्धि भी हो जाती है। 1 अक्टूबर 1966 बहुत ऐतिहासिक दिन आता है। लोक सेवा आयोग का इस दिन गठन हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 96C और 1923 में गठित ली आयोग, इन दोनों की सिफारिश पर 27 मार्च 1924 में रिपोर्ट आती है। इसके लिए क्या होता है, 1919 की जो अधिनियम होता है उसकी धारा 96C और 1923 में जो गठित हो गया, कौन सा, ली आयोग। ली आयोग जो गठित होता है उनकी सिफारिश के आधार पर 27 मार्च 1924 में रिपोर्ट आती है। इसमें क्या होता है कि संरचना और अध्यक्ष दोनों का चुनाव हो जाता है। संरचना में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं रॉस वॉकर को बनाया जाता है। फिर आता है 1935 का अधिनियम। ये बहुत 1935 का भारत शासन अधिनियम। केंद्र में फेडरल सर्विस कमीशन बनता है 1 अप्रैल 1937 को, और प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में फेडरल सर्विस कमीशन, प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। तो अनुच्छेद 315 में भाग जो 14 है वो यूपीएस से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन होता है भाग 14 में। जो अनुच्छेद 315 वो लोक सेवा यूपीएससी के बारे में बताता है। तो फेडरल सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है। और मुख्यालय जो 1935 में फेडरल सर्विस कमीशन था ना,
उसी को 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद में उसको यूपीएससी नाम दे दिया जाता है। मुख्यालय शाहजहां रोड नई दिल्ली होता है। तात्कालिक अध्यक्ष उस टाइम पर अध्यक्ष जब 26 जनवरी 1950 को कौन थे? HK कृपलानी होते हैं। वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी होंगे। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण पर जोर दिया था, सरदार पटेल ने इस पर जोर दिया था। 1976 में कोठारी समिति आती है, 1989 में सतीश चंद्र समिति आती है, 2004 में होता समिति आती है। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों समिति आएंगी, कोठारी, सतीश, होता। जो 1976 में जो कोठारी समिति है, इसने क्या बोला था कि 3 स्तरीय परीक्षा होनी चाहिए। 1989 में जो सतीश चंद्र समिति आती है वो बोलती है कि निबंध का पेपर होना चाहिए, और 2004 में होता समिति आती है, ये बोलती है कि परीक्षा में एप्टीट्यूड यानी गणित का पेपर होना चाहिए। फिर 21 अप्रैल की बात होती है, 21 अप्रैल 2006 में, और इसी दिन को यानी प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि 21 अप्रैल 1947 के दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने दिल्ली के मेटकॉफ भवन में सिविल सेवकों को संबोधित किया था और कहा था कि सिविल सेवा भारत का एक स्टील फ्रेम है, इन पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। अब एक धीरे धीरे से और स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या है सिविल सेवा वगैरह। देखो, आधुनिक राज्य में, ऐसे भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद में आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है ना, एक कार्मिक प्रशासन। हरमैन फाइनर का यह कथन सही है कि लोक प्रशासन का संप्रभु कारक कर्मचारी हैगा। और लोक सेवा 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी हो जाती हैं? केंद्रीय सेवाएं होती हैं, राज्य सेवा होती हैं, अखिल भारतीय सेवा होती हैं। केंद्रीय सेवा में केंद्रीय सेवाएं आती हैं केंद्र सरकार के प्रशासन के साथ, जो कि इनका संबंध होता है। केंद्रीय सेवा में केंद्र सरकार के प्रशासन का संबंध, जैसे कि विदेशी मामले वगैरह हो गए, रक्षा हो जाता है, आयकर हो जाता है, सीमा शुल्क हो जाता है, तार टेलीफोन सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा जो भर्ती किए जाते हैं उनको केंद्रीय सेवाएं कहते हैं। दूसरी होती है राज्य सेवा, जैसे जो राज्य सेवा के प्रशासन के साथ संबंध है उनका, है ना। भारतीय सिविल सेवा के अनुरूप राज्य स्तर पर भी प्रशासन की सहायता के लिए राज्य सेवा होती हैं। ये राज्य स्तर की सिविल सेवाएं, इसमें सरकार की स्थायी नौकरशाही होती है। अखिल भारतीय सेवा, ये ऑल इंडिया सर्विस, इसका अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक से अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये 3 प्रकार की होती हैं। देखो, अखिल भारतीय सेवा क्या हो रही है? अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार है, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS, इस टाइप की ये सेवाएं होती हैं। सामान्य जानकारी देख लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाता है। सीधा यूपीएससी पर टिप्पणी लिखने का 3 नंबर आया है तो क्या क्या लिखेंगे? नाम, फुल फॉर्म लिख देंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका जो वर्णन होता है, आधार होता है अनुच्छेद 315 भाग 14 और जो भाग 14 अनुच्छेद 308 से 373। प्रकृति क्या है? संवैधानिक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होती है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को जाती है। समूह ए और समूह बी की केंद्रीय नियुक्ति हो जाती है। इसमें से 2-3 पॉइंट निकाल के आराम से लिख सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 315 संवैधानिक स्थायी स्वतंत्र निकाय है और 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना होती है। समूह ए बी की केंद्रीय नियुक्तियाँ किया जाता है। वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 से होता है। 1935 की जैसे फेडरल सर्विस कमीशन बोला जाता था, 1935 में 26 जनवरी को संघ लोक सेवा आयोग बोल दिया जाता है। मुख्यालय धौलपुर घर, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में होता है। जो प्रथम प्रमुख थे इनके रॉस वर्कर बनाए गए थे, जैसे कि जो संरचना की गई थी 1926 में, जो ली आयोग और 1919 के जो अधिनियम 96C की धारा के तहत एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, जिसमें तो जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे रॉस वर्कर को चुना गया है। प्रथम भारतीय HK कृपलानी 1947 से लगा 1949, और प्रथम महिला के बारे में बात की जाती है, रॉस मिलियन मैथ्यू को बोला जाता है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनके डॉक्टर मनोज सोनी होंगे, और जो मनोज सोनी, और संरचना में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं अभी प्रेजेंटली में। और अब तक जो महिलाएं जैसे रोज मिलियन मैथ्यू हो गई, रजनी राजदान हो गई और अलका सिरोही हो जाती हैं अभी तक। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर चलते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। अभी हम देख चुके हैं कि जो भाग 14 है वो किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवा है।
इसमें इस टाइप का शब्द लिखा हुआ है। भाग 14 किससे संबंध है? जब अपन भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसमें भाग 14 आता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होती हैं ये, और जो इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन होता है। अब इसको भी 2 अध्याय में बांट दिया था। अध्याय 1 में सेवाएं होती हैं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग होता है। और जो अध्याय 1 होती है सेवाएं, जिसमें अनुच्छेद 308 से 314 तक वर्णन होता है, और लोक सेवा आयोग में 315 से लगा करके 323 तक वर्णन होता है। भाग 14 पे चलते हैं अपन, अनुच्छेद 308 से 323 तक। सबसे पहले सेवाओं को देख लेते हैं जो 308 से 314 तक हैं। 308 में क्या है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। 309 में क्या है, सिविल सेवकों की सेवा शर्तें होती हैं। 310 में सिविल सेवकों की पदावधि, देखो परिभाषा हो 308 में, 309 में सेवा शर्तें, 310 में पदावधि हो जाती है, और 311 में हटाने की प्रक्रिया क्या है, और 312 में अखिल भारतीय सेवा, 313 में संक्रमणकालीन उपबंध, और 314 हटा दिया गया है। ठीक है, देखो क्या है, 308 में राज्य की परिभाषा, 309 में सिविल सेवकों की सेवा शर्तें क्या है, 310 में सिविल सेवकों की पदावधि क्या है, और 311 में सिविल सेवा हटाने की प्रक्रिया क्या है, 312 में अखिल भारतीय सेवा क्या है, और 313 में संक्रमणकालीन उपबंध क्या है, 314 को हटा दिया गया है। इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए 308 देख लिया अपने, राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। 309 में संघ और राज्य की सिविल सेवकों की सेवा शर्तें दी गई हैं, जैसे कि यूपीएससी के लिए संसद निर्धारित करती है, और जो स्टेट पीएससी उनके लिए राज्य विधानमंडल निर्धारित करते हैं सेवा शर्तों को। 310 के बारे में देखा जाता है तो संघ और राज्य सिविल सेवकों की पदावधि के बारे में बोला गया है। संघ और राज्य सिविल सेवकों की पदावधि क्या है। 310(1) में पदावधि क्या है कि यूपीएससी है ना, इसके बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और स्टेट पीएससी में राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत। यदि हटाने की बात आती है 302 में आता है, 310 का जो क्लॉज 2 है राष्ट्रपति हटा सकता है, और जो राज्यपाल स्टेट पीएससी में हटा सकता है। हटाने की जो शर्तें हैं 311 में दी गई हैं। इसमें क्या है कि सेम बात है कि नियुक्ति जो सीधा सा हटाएगा, तो जो व्यक्ति लेटेस्ट नियुक्त किया गया है जिसको हटा रहे हैं, उससे जो या तो समान पद पे हो या उससे बड़े पद पे, वही व्यक्ति को हटा सकता है। उसके छोटा पद का व्यक्ति नहीं हटा सकता है, उससे अधिकारी नहीं हटा सकता है। नियुक्ति करने वाले व्यक्ति के समान या बड़े व्यक्ति पद वाला व्यक्ति ही उसको हटाएगा। 311 क्लॉज में सुनवाई का इसको अधिकार रहेगा। अनुच्छेद 312 में आते हैं अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं यहाँ पे। तो 312 क्लॉज 1 में जो संसद होती है जिसमें राज्यसभा है, तो राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों की 2/3 यानी 2/3 के बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाता है। कैसे कर सकते हैं, राज्यसभा में जो उपस्थित हैं और वो जो मत दे रहे हैं तो उनका 2/3 होना चाहिए। यदि वो बहुमत पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाता है। जैसे 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा का गठन होता है। 312(2) में क्या होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा होती हैं आईएएस, और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस आती हैं। 312 देखो 312(1) में क्या है, संसद राज्यसभा में उपस्थित, मतलब नई सेवा को यदि निकालना है ना, गठन करना है, तो 312(1) जाता है, जिसमें कि 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है राज्यसभा में उपस्थित मत देने वालों से, तो ये हो जाता है। 312 क्लॉज 2 है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा होती है। 312(3) में क्या है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि जो आईएएस है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईपीएस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईएफएस है पर्यावरण और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये नियम दिए गए हैं कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में इनके बारे में वर्णन आएगा। भाग 14 308 से 323 तक अध्याय 2 पे आते हैं अपन, जिसमें 315 से 323 तक वर्णन किया गया है। 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बोलते हैं। 316 में नियुक्ति करना है, योग्यता, पदावधि, त्यागपत्र के बारे में बोला गया है। 317 में हटाने की प्रक्रिया। देखो 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग की स्थापना। 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। 316 में नियुक्ति, योग्यता, पदावधि और त्यागपत्र। 317 में हटाने की प्रक्रिया। 318 है, इसमें अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें। स्थापना हो गई, नियुक्ति वगैरह हो जाती है, हटाने की प्रक्रिया हो जाती है, और अध्यक्ष सेवा शर्तें हो जाती हैं। 319 में सदस्य और अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति के बारे में बोला गया है। 320 में इसके कार्य बोला गया है, और 321 में जो कार्य हैं उनका विस्तार करने की शक्ति क्या क्या है इनकी, है ना। देखो 320 में कार्य और 321 में कार्यों के विस्तार के बारे में बोला गया है।
322 में जो संचित निधि पे भारत के जो वेतन भत्ते होते हैं, और 323 में जो रिपोर्ट होती है उनको बारे में। एक और दोबारा देखते हैं क्या क्या बोला है। 317 में स्थापना के बारे में हैगा। 316 में नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, त्याग पत्र कैसे क्या करना है। 17 में हटाने की प्रक्रिया होती है। 18 में सेवा शर्तें हो जाती हैं। 19 में अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति होनी है कि नहीं होनी है, कैसा क्या होना है उसमें सदस्यों के बारे में। 320 में कार्य होते हैं, और 321 में कार्यों की विस्तार करने की शक्ति होती है, और 322 में जो उनकी वेतन भत्ते होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं, और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में बोला गया है। अब स्टार्टिंग से देखते हैं सभी आर्टिकल को, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 315 में स्थापना के बारे में था। तो अनुच्छेद 315 का जो क्लॉज 1 है, इसमें यूपीएससी स्टेट पीएससी दोनों की स्थापना होती है ना। यूपीएससी में मतलब स्टेट संघ, और स्टेट में मतलब राज्य के बारे में। 315 क्लॉज 2 है, इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग भी है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उनकी विधानमंडल की सहमति बन जाती है तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। 315 का जो क्लॉज 4 है, उसमें राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध होता है। देखो 315 में क्या बोला है, गठन करना है, स्थापना करनी है, तो यूपीएससी स्टेट पीएससी की स्थापना कर सकते हैं। 315 क्लॉज 2 है, उसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति से हो जाता है। 315 क्लॉज 4 है, राज्यपाल का संघ यूपीएससी से अनुरोध होता है इसमें। 316 के बारे में इसमें पदावधि वगैरह थी, सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता क्या है, इनके बारे में बताया गया है। तो 316 1 का क्लॉज 1, 316 का क्लॉज 1 है, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बोला गया है, और योग्यताओं के बारे में। देखो इनकी नियुक्ति करना है, यूपीएससी हो या फिर जॉइंट पीएससी, है ना। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य हो जाते हैं ना, इसमें जॉइंट पीएससी में। और यूपीएससी में तो है ही पूरी देश के लिए है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। स्टेट पीएससी में एक ही स्टेट होती है, तो यहाँ की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। योग्यता क्या होती है कि आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। योग्यता क्या होती है, देखो नियुक्ति में यूपीएससी और जेपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और एसपीएससी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और योग्यता में क्या है, आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। 316 का क्लॉज 1 का क्लॉज एक ये है ना, इसमें क्या बोला है, कार्यकारी अध्यक्ष, यानी कोई अध्यक्ष है, मान लो उसका रिटायरमेंट हो जाता है, अकस्मात मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसकी जगह पर कोई किसी अध्यक्ष को तो लगाना है ना, तो उसको कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है, 316 1 का ए है। तो यूपीएससी का कौन अध्यक्ष नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और एसपीएससी का राज्यपाल करेगा। पदावधि और त्याग पत्र के बारे में 316 क्लॉज 2, पदावधि 6 वर्ष होती है, और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, 65 वर्ष यूपीएससी के लिए, और स्टेट पीएससी हो चाहे जॉइंट पीएससी, इनके लिए 62 वर्ष होती है। त्याग पत्र के बारे में बात की जाती है, तो यूपीएससी या जेपीएससी का त्याग पत्र राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति को देना होता है, और एसपीएससी का राज्यपाल को देना होता है। देखो नियुक्ति के बारे में बात हो या त्याग पत्र के बारे में हो, यूपीएससी हो या जेपीएससी, किससे संबंध होगा, राष्ट्रपति से। नियुक्ति हो चाहे त्याग पत्र हो, स्टेट पीएससी के बारे में बात राज्यपाल से होगी, ठीक है। और इस एसपीएससी और जेपीएससी का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा, यूपीएससी का 6 या 65 वर्ष होगा, ठीक है। अब आता है पुनः 316 का क्लॉज 3 है ना, उसी पद पर दोबारा से नियुक्ति नहीं होती है, 316 3 कहता है। अनुच्छेद 370 के बारे में आता है, ये क्या है कि 316 का 1 है, अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में है। क्या है कि अध्यक्ष सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, सबको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं हटा सकता, उस पर आधार होता है, ऐसे कि साबित कदाचार के आधार पर हटा सकता है। प्रक्रिया क्या होगी कि अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, उच्चतम न्यायालय की जांच आ जाती है 145 के तहत, तब राष्ट्रपति इसको यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो चाहे एसपीएससी हो, इनके अध्यक्ष सदस्यों को हटा सकता है, और ये बाध्यकारी सलाह होती है। 316 2 में जांच के दौरान निलंबन, जब जांच हो रही हो तो उस टाइम पे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। यूपीएससी और जेपीएससी को राष्ट्रपति करता है, और एसपीएससी को राज्यपाल। केवल यहाँ पर ही ध्यान देने वाली चीज़ है, यूपीएससी जेपीएससी एसपीएससी इनको हटाता राष्ट्रपति है, अदरवाइज एसपीएससी की स्टेट से संबंध होते हैं तो
यहाँ पे कार्रवाई राज्यपाल ही करता है। 316(3) के तहत क्या है, अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के अन्य भी आधार है। एक आधार तो ये हो गया साबित कदाचार, है ना। दूसरा क्या है, दिवालिया हो जाए, अन्य वैतनिक कार्य में हो, या मानसिक से शारीरिक अक्षमता हो जाए। अन्य क्या कार्य हो जाते हैं, देखो 317(1) में तो ये हो रहा है कि अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया आ रही है, आधार साबित कदाचार हो जाता है, जांच के दौरान निलंबन कर सकता है, निलंबन कर देते हैं। और 317(3) में हटाने के अन्य आधार भी है, जैसे दिवालिया हो जाए, अन्य वैतनिक कार्य हो जाए, मानसिक शारीरिक क्षमता हो जाए, अक्षमता हो जाए। 317(4) में कदाचार के बारे में बोला गया है, जैसे निगमित कंपनी से करार कर लिया जाए, यदि है ना कोई टेंडर वगैरह ले लेता है, ठीक है, तो उस केस में भी इसको हटा दिया जाता है। 318 में क्या है, 318 में अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बोला गया है। सदस्य की संख्या कितनी है, वेतन क्या है, ये सब है। तो यूपीएससी जीपीएससी के बारे में राष्ट्रपति करता है और स्टेट पीएससी के बारे में राज्यपाल करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी सदस्य नियम 1969 में आया है एक नियम। तो धारा इसके तहत जो नियम आया है, धारा 3 बोलती है इसकी सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए अध्यक्ष के बिना। और धारा 4 में वेतन के बारे में कि अध्यक्ष का जो वेतन है 2.5 लाख होना चाहिए और सदस्य का वेतन कितना होना चाहिए, 2.25 लाख होना चाहिए। 319 में क्या है कि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति के बारे में बोला गया है। जो पहले यूपीएससी के बारे में देखते हैं कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है पुनः नियुक्ति नहीं हो जाए, एक बार यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया उसके बाद दोबारा से अध्यक्ष नहीं बनता है। जो सदस्य है वो मात्र यूपीएससी का तो अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी स्टेट पीएससी है उसका अध्यक्ष पर नियुक्त हो सकता है, और कुछ ऑप्शन नहीं है इसके। स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष है मात्र यूपीएससी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, या बराबर रह सकता है। लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया तो अब दोबारा से अध्यक्ष नहीं बन सकता है वो, कौन, यूपीएससी का अध्यक्ष है। लेकिन स्टेट पीएससी का अध्यक्ष है मात्र यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या फिर यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या फिर किसी अदर स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। जो सदस्य है, सदस्य के पास 4 सबसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ऐसे यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या उसी या अन्य स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है वो। अनुच्छेद 320 के बारे में देखते हैं, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन हैगा। 320 का 1 क्या बोलता है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है, क्या काम कर रहा है, इसमें कार्यों के बारे में बोला गया ना। तो यूपीएससी में क्या करता है, यूपीएससी का काम क्या है कि जो संघ में है ना, केंद्र में सेवाओं की नियुक्ति करेगा और स्टेट पीएससी राज्य में सेवाओं की नियुक्ति करेगा। 320 का क्लॉज 2 क्या बोलता है कि यूपीएससी है ना राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा। देखो 320(1) क्या बोलता है, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी उसमें सेवाओं की नियुक्ति करेगा। 320(2) में क्या बोलता है, यूपीएससी है राज्य की जो राज्यों की संयुक्त सेवाओं उसकी नियुक्ति में सहायता करेगा। 320 का 3 क्या होता है, भर्ती भी करना है, ठीक, पदोन्नति करना है, स्थानांतरण करना है या अनुशासन आदि राष्ट्रपति से या राज्यपाल से मांग कर सकता है। 320(5) में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके द्वारा जो बनाए गए नियम है 14 दिनों हेतु विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे, 14 दिनों हेतु विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे। 321 में आते हैं, इसमें कार्यों का विस्तार। 320 में क्या था, कार्य यूपीएससी के कार्य थे, चाहे तो यूपीएस 320(1) क्या बोलता था कि यूपीएससी के नियुक्ति करना है या स्टेट पीएससी की नियुक्ति करना है, संयुक्त राज्य की जो नियुक्ति करना है, ठीक है। ऐसे 321 में क्या है, जो यूपीएससी होती है वो संसद से संबंधित होती है और स्टेट पीएससी राज्य विधानमंडल से संबंधित यहाँ पे कार्यों को विस्तार कर देती है। 322 में क्या है, यूपीएससी के जो खर्चे होते हैं भारत की संचय निधि पर होते हैं और स्टेट पीएससी के जो खर्चे होते हैं वो राज्य की संचय निधि पर संबंधित होते हैं या वारित होते हैं। 323 में क्या होता है, इसकी रिपोर्ट के बारे में, यूपीएससी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसको संसद में प्रत्येक वर्ष रखता है। ऐसे स्टेट पीएससी में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है और राज्यपाल कहाँ पे है, राज्य विधानमंडल में हर साल को इसको रिपोर्ट को सौंपता है। अब संरचना के बारे में देख लेते हैं एक बार इसको अपने राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंस में कैसे लिखना है यदि कुछ मार्क्स में आ जाता है। संरचना में वैसे सिंपल ये एक अध्यक्ष होता है, इसका 10 सदस्य होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं उनको कम से कम जो इनको जो योग्यता क्या हो जाती है इनके बारे में कि भाई उनको 10 साल का राज्य या केंद्र शासित में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। जो संविधान की संख्या है सदस्य संख्या संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि लोक सेवा सदस्य नियम आया था 1969 में, इनके अनुसार सदस्यों की संख्या अधिकतम 10 हो सकती है।
अनुच्छेद 316 के अनुसार क्या है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 316 का एक का ए है, इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। 316(2) में क्या बोलता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, हटा भी राष्ट्रपति सकता है, और पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। 317(1) में क्या, हटाने की प्रक्रिया के बारे में, हटा भी कौन सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। यानी और राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है, जो अनुच्छेद 145 के तहत है ना, जांच के बाद में, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में हटा सकता है, और उसमें साबित कदाचार के आधार पर ही अध्यक्ष सदस्यों को हटा सकता है। और 317(2) में निलंबन कर सकता है, और 317(3) में हटाने के अन्य भी आधार है, दिवालिया हो जाए, मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, या अन्य वैतनिक कार्य में लगा हो। और सदस्यों की योग्यता का बृहद निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि 316(1) के अनुसार आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं, तो उनको बता दिया था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो क्या है, एक अध्यक्ष 10 सदस्य हो जाएंगे, और जिस सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि लोक सेवा जो सदस्य नियम 1969 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। और 316(1) के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और एक के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जिसकी 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। 316(2) के अनुसार त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, पदावधि 6 वर्ष 65 वर्ष होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 317(1) के अनुसार हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद होता है। 317(2) में निलंबन राष्ट्रपति करता है, और 17(3) में हटाने के अन्य आधार, दिवालिया हो जाए, अन्य वैतनिक कार्य में लग जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए। और सदस्यों की योग्यता का बृहद, इनका जो डिस्क्रिप्शन है संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन 316(1) के अनुसार क्या बोला है कि आधे सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखते हो, उनको रख लिया जाएगा। अब आयत इनकी स्वतंत्रता क्या होती है अध्यक्ष सदस्यों की। देखो पदावधि की सुरक्षा, एक तो क्या है कि राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाएगा, ऐसा नहीं कि भाई कभी भी इसको हटा सकता है। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में हटाएगा इनको, ठीक है। हालांकि इनको सस्पेंड कर सकता है जांच के दौरान में 317(2) के अनुसार, ठीक है। तो एक मतलब बहुत सेफ हैगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो और वो भी साबित कदाचार के आधार पर। अनुच्छेद 316(3) में क्या आ गया, अध्यक्ष हो या सदस्य अपने कार्यकाल के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होते हैं, अर्थात दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाता इनको, ठीक है। और तीसरी बात क्या होती है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनका कार्यकाल के बाद भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता है। बात तो एक ही है, मतलब कि दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाता है या किसी और जगह पर इनको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। 318 में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति ही तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। 319 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग है ना, उनका सदस्यों का कार्यकाल यूपीएससी का अध्यक्ष या जो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष ही बन सकता है। देखो 319 के अनुसार जो यूपीएससी का जो सदस्य है, या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा या फिर किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का दूसरी जगह पात्र नहीं है। 322 के अनुसार अध्यक्ष व आयोग के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, है ना। इन पर संसद में किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होता है। अब इसके बारे जो कार्य हैं इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हमारा चैनल है एग्जाम अध्ययन, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इनके कार्य वगैरह देखते हैं। यह अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस होती है, जो केंद्र की सेवाएं होती हैं, केंद्र शासित यूटी होती है, वहाँ पर सेवा होती है, वहाँ पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। देखो मुख्य काम तो यही है भाई कि अखिल भारतीय सेवा हो गई, केंद्र सेवा हो गई, और केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन होता है। दूसरी क्या होती है, संयुक्त भर्ती की योजना हो गई प्रवर्तन करने में। देखो जॉइंट पीएससी में भी इनका योजना इनमें काम होता है, ठीक है। नॉर्मली परीक्षाओं का आयोजन करना भी काम होता है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह भी प्रदान कर देता है। सिविल सेवाओं या पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति तथा स्थानांतरण के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में भी बात कर सकता है। अनुशासनिक विषयों के बारे में भी बोल सकता है। पेंशन का दावा करना या पेंशन की राशि का निर्धारण करना, ये भी काम होता है। अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक वो व्यक्तियों की नियमितीकरण से संबंधित बात भी कर सकता है।
सेवा की विस्तार, है ना, और कुछ सेवा निवृत्ति, नौकरशाही की पुनरुक्ति से संबंधित मामले भी दे सकता है। यूपीएससी को संसद द्वारा संघ की सेवाओं को अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद द्वारा जो संघ की सेवा है ना, उनके अलावा भी कार्य मिल सकता है। और यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वहाँ पर संसद भवन में रखता है। ऐसे ही इनकी सीमाएं होती हैं कि नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय यूपीएससी से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है, ठीक है। और ग्रुप सी और डी की जो सेवा होती है वहाँ पे यूपीएससी कुछ भी नहीं काम करता है, ठीक है, इनका कुछ रोल ही नहीं रहता है। और ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक संस्थान हो गए, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ भी इनकी नियुक्तियों इनके माध्यम से नियुक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद हो गया, सेवा हो गया, विषय को परिवर्तित कर सकता है ना, इनकी सीमा होती है। अन्य तथ्यों पर देख लेते हैं, जैसे कि सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इनका कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह के मुद्दे को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग देखता है। इस टाइप की न्यूज हमेशा आती रहती हैं। जैसे यूपीएससी होता है, इसके दिए गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि उन सुझावों को अमल करता है या खारिज कर देता है ना। सरकार ऐसे नियम बना भी सकती है। यूपीएससी संग्रहालय दिल्ली में हैगा, ठीक है। और यूपीएससी सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। कौन सी? सिविल न्यायालय की, तथा देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है। जो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है समन जारी करने के लिए होती हैं। किसी विभाग में रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। सरदार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आईएएस का पहला जो बैच था 1940 में सशस्त्र सेना के अधिकारियों में से भर्ती किया गया था। और आईएएस में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1947 में होती है। सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द 1926 में शुरू किया गया था। इस टाइप से ये यूपीएससी के बारे में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए एग्जाम अध्ययन पर, और आगे की श्रृंखला को हम कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।